अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची समेत सूबे भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सदर टाउन यूसी 13 पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। यूसी 3 माड़ीपुर से पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला कामयाब हुए। कश्मोर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद रमजान मजारी जीत गए। रानीपुर, ठरी, मीरवास, सखर, सांगड़, खैरपुर और टंडुआ लयार से भी पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। आज का रिजल्ट ट्रेलर था। पूरी फिल्म जनरल इलेक्शन में दिखाएंगे। बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। मुर्तज़ा वहाब का गिजरी में कारकुनों से खिताब, कहा कि आज वो नारा सच साबित हो गया कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। आज की जीत एक ट्रेलर है। अभी हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। उन जनरल इलेक्शन में हमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत लेके आनी है। हमें बिलावल को वजीर आजम बनाना है। आइए ये मिलकर नारा लगाए, ये मिलकर नारा लगाए कि वजीर आजम, वजीर आजम। इस पूरी जद्दोजहद में वो नारा आज साबित हो गया कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर में भुट्टो निकलेगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आगे है। कराची के इलाके गिजरी में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मैदान मार लिया है, जहां जयालों की जानिब से जश्न जारी है। और ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आगे आ रही है और जीत के इम्कानात भी पीपल्स पार्टी के ज़्यादा है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आगे है, जबकि कराची के इलाके गिजरी में मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मैदान मार लिया है, जहाँ जयालों की जानिब से इस वक्त जश्न जारी है और इस खुशी को मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आगे है, जबकि कराची के इलाके गिजरी में इस वक्त जयालों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मैदान मार लिया है। बोल के नुमाइंदे सालिक शाह गिजरी में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे कि कैसा जोशो खरोश है वहाँ पर। सालिक बताएगा कैसा जोशो खरोश है जयालों में और कितनी यूसिस के रिजल्ट आना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, अभी तक के जो गैर सरकार नताइज के हवाले से जो बताया जा रहा है, कराची में जो होने वाले 5 यूनियन काउंसिल जो रिजल्ट थे वो मुकम्मल तौर पर आ चुके हैं। गैर सरकारी गैर जो नताइज है, जो 4 जनरल काउंसिल के जो इलेक्शन थे उसमें सिर्फ एक मलिर के इलाके से जो है आज़ाद उम्मीदवार जीते, लेकिन उसके अलावा तमाम जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती। एक किस्म का क्लीन स्वीप ही यहाँ पर किया है। और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा वहाब जो यूसी 13 से यहाँ से जीते हैं, 2410 वोट की वाज़ेह मार्जिन से उनको बढ़तरी हासिल करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। गैर सरकारी गैर हतमी जो नताइज उसके मुताबिक। और यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। अब ये इलाके में रैली निकाली गई है। यहाँ से जो गिजरी की जो गलियां हैं वहाँ पर अभी मुर्तज़ा वहाब पूरी रैली के काफिले के हम यहाँ से वहाँ पर गए हैं। अब यहाँ पर कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे दिन यहाँ पर रहे, गहमा गहमी में यहाँ पर शरीक रहे हैं। उनसे मालूम करते हैं कि उनका कैसा जज्बा था यहाँ पर। जश्न में भी रही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मुत्तफ़िक़ा जो उम्मीदवार थे नूर इस्लाम, उन्हें सिर्फ 1566 वोट मिले हैं। जबकि दूसरी जान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब की बात करें तो उन्होंने 3976 वोट हासिल करके वाज़ेह बढ़तरी से कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर जो लोग मौजूद है, ये बताइएगा आज कैसा दिन रहा आपका? बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, पूरे दिन आप लोग काफ़ी चार्ज भी नजर आए, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे ज़बरदस्त जो बात रही कि तमाम हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थी, उनकी एक यूनियन और जितनी अनगिनत मेहनत और कोशिश थी उनकी, आज उसका मेहनत उसकी हमें समरी में ये मिली है कि मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ से मेयर कराची मुंतखब हुए। और ये सारी मेहनत अब की नहीं है, आज से 15 साल पहले की जो हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आई है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले यहाँ पे पानी के इशूज़ थे, यहाँ पे गैस का इशू था, बिजली के इशूज़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट ने की है। और मुर्तज़ा वहाब साहब की यहाँ पे अनगिनत मेहनत और कोशिश की वजह से ये उनका आबाई हल्का भी है, यहाँ पर वो यहीं पर रहता है, सुबह वोट भी जान डालने। आप बताएं क्या कहेंगे ओवरऑल आप लोगों की जो आज था, लगता है कि पीपल्स पार्टी मजीद काम करेगी पूरे शहर के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से, जो आज हमारे यूसी 13 से चेयरमैन मुंतखब होगी। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है गिजरी,
आगे भी मजीद इंशाल्लाह हम मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ। यहाँ पर जो कारकुनान है उन सबका ये जोश था। मुर्तज़ा वहाब आज तमाम लोगों में घुले मिले रहे, यहाँ पर पूरे दिन लोग यहाँ पर चार्ज रहे, नारेबाजी भी रही। जी बिल्कुल, कराची का ये इलाका है गिजरी, जहाँ पर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मैदान मारा और जयालों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सालिक शाह, बहुत शुक्रिया। तो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। मेमन गोट UC 7 से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कामयाब हुए हैं। बोल के नुमाइंदे वजाहत आबदी सलमान मुराद के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वजाहत बताइएगा क्या कहना है इस कामयाबी के बाद उनका? देखें, इस वक्त मौजूद हैं गडाब टाउन UC 7 मुराद मेमन के अंदर, जहां से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद इलेक्शन लड़ रहे थे। वो एक भारी तादाद में वोट हासिल करके जीत चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको आपकी जीत के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? आपको मुबारक हो। ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जीत है और उनके विजन के मुताबिक आपने देखा लोग, औरतें, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान बीमार आज निकले वोट देने के लिए, तो ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। और आपने देखा कि कास्टिंग रेशो भी ज़मनी इलेक्शन में अक्सर नहीं निकलते, मगर आपने कास्टिंग रेशो भी देखा बढ़ गया है और लोगों का जो हुजूम निकला है तो उन मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त हो चुकी हैं। हाँ जी, ये थे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जो UC 7 गडाब टाउन से इलेक्शन लड़के कामयाब हो चुके हैं। और इनका कहना है कि मुराद मेमन ज़िला मलीर गडाब टाउन की किस्मत बदलने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी साथ दिया था। ठीक है वजाहत, आप भी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे कि कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मुल्क में जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों से मुशावरत करेंगे। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ सियासी कायदीन को जल्द दोहराने पर मदऊ करेंगे। जमहूरी निज़ाम की मजबूती और माशी मसाइल का हल। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुल्क की तमाम सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला। सराय नून लीग का कहना है कि चंद रोज़ में नवाज शरीफ को सियासी रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के वक्त को भी मदऊ करने की तजवीज़ दे दी। बड़ी सियासी बैठक में मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर बात होगी। सियासी जमातों को इंतकाम से गुरेज के बयानी से भी आगाह किया जाएगा। दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से टिकट की दरख्वास्तें जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के लिए 1 लाख जबकि कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए टिकट फीस मुकर्रर की गई है। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि 9 मई के फितने से कोई हाथ ना मिलाए। जमहूरियत डिस्टर्ब हुई या कंटेनर्स लगे तो मुल्क ठीक नहीं होगा। मैदान में बातचीत करते हुए बोले कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे, इलेक्शन के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। नवाज शरीफ के बगैर कोई भी मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकता। इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं वक्त पे होंगे और इलेक्शन के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। पिछले 5 साल से 2018 इलेक्शन में जो गड़बड़ हुई, जो इलेक्शन चोरी हुआ, जो डाका डला था, उसके बाद तबाहकारियाँ हुई। नवाज शरीफ साहब ने 105 पे डॉलर छोड़ा था, 300 को उसने टच किया। पेट्रोल को देख लें 60 पे था और आज कहाँ है। और ये तबाहकारियाँ जो हैं इसके लिए कम से कम 10 साल चाहिए। आज हर एक को ये सोचना पड़ेगा, मुल्क की मोहब्बत का तकाजा है कि निज़ाम को चलने दें और नवाज शरीफ साहब को टाइम दें। बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। एजेंडे को 10 साल का आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। हमजा शहबाज ने मुतालबा कर दिया है और कहा है कि आम आदमी को रिलीफ मुआशी पहिए के चलने से मशरूत है। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मईशत की गाड़ी रुक चुकी है, इसको चलाने में सबको जोर लगाना चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आती है उसको एक एजेंडा, मुआशी एजेंडा पेश करना चाहिए और उस मुआशी एजेंडे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कम से कम 10 साल का, ताकि एक मुआशी सिमत पाकिस्तान की मुतय्यन हो, इस्लाहात हो और मईशत जो है वो फले फूले, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। और आम आदमी को रिलीफ तभी मिल सकता है जब मईशत का पहिया चलेगा, सनतों की चिमनियाँ जो है वो धुआं उगलेंगी और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा।
اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو چہرے پر کپڑا ڈال کر بختر بند گاڑی میں لایا گیا اور انہیں ڈیوٹی مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری نے شہری سے 50 لاکھ روپے لیے تھے۔ مزید تفتیش کے لیے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ فواد چودھری نے ڈاکٹر تک رسائی کی استدعا کی۔ عدالت نے سابق وزیر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی تو غزہ پر اسرائیل کے مسلسل 30ویں روز فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں۔ فلسطینی صحت حکام نے اب تک 9,770 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے، جن میں سے 4,880 بچے شامل ہیں۔ اسرائیل کے سفاکانہ حملوں میں زخمیوں کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی تعداد 150 سے زائد ہو چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ممنوعہ فاسفورس بموں کا استعمال تیز کر دیا ہے اور حماس سے جھڑپوں میں مزید 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ زمینی لڑائی میں اب تک 29 اسرائیلی فوجیوں کی جان گنوانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ غزہ پر جوہری حملے کی دھمکی دینے والے اسرائیلی وزیر کو معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر اراکین کابینہ کا وزیر کے بیان سے لاتعلقی کا اظہار۔ ایک طرف اسرائیل کے وزیر نے غزہ پر نیوکلیئر حملے کی دھمکی دی ہے تو دوسری جانب ایران نے بھی امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کو روکیں ورنہ انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بیان اسرائیلی اخلاقی اقدار کی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر کی غزہ پر جوہری حملے کی دھمکی، ایران کا رد عمل۔ ایران نے خبردار کر دیا کہ غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے کی صورت میں امریکہ کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم نے ایران کے وزیر دفاع محمد رضا اشتیانی کے حوالے سے کہا کہ امریکیوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ غزہ میں جنگ کو فوری طور پر روکیں اور جنگ بندی پر عمل درآمد کریں، بصورت دیگر انہیں سخت نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ یہ بیان اسرائیلی اخلاقی اقدار کی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ پر جوہری حملے کی دھمکی دینے والا اسرائیلی وزیر معطل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر کابینہ کے اراکین کا وزیر کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایلیاہو کے بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا، اچھا ہے کہ ایسے لوگ اسرائیل کی سیکیورٹی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ترک صدر نے غزہ میں اسرائیلی خون ریزی کے باعث احتجاجن صہیونی وزیر نیتن یاہو سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے لیے ذاتی طور پر نیتن یاہو کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ترکی گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے آغاز تک اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بتدریج ٹھیک کر رہا تھا، تاہم جنگ کے بعد اس نے اسرائیل اور اس کے مغربی حامیوں سمیت خاص طور پر امریکہ کے خلاف اپنا لہجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت، جواب میں مشرق وسطیٰ کے ممالک نے بائیڈن پالیسی کی مخالفت کر دی۔ اردنی اور مصری وزرائے خارجہ نے کہا کہ غزہ جنگ کو بند کروایا جائے، اس مسئلے کو دوسرا کوئی حل قابل قبول نہیں۔ نے غزہ میں جنگ بندی کی مخالفت کر دی، جواب میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بائیڈن پالیسی کی مخالفت۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے حماس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اسرائیل کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ اردن میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اینٹونی بلنکن نے غزہ جنگ بندی پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ عرب ممالک کا امریکی صدر بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی اور اینٹونی بلنکن کے بیان سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلے کا حل فلسطینیوں کو پناہ دینے میں نہیں بلکہ اس جنگ کو روکنے میں ہے۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری اس مقاسمانہ جنگ کو روکے۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین کے حق میں مظاہرے جاری ہیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد سڑکوں پر آ گئے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ہزاروں افراد نے جمع ہو کر احتجاج کیا۔ لندن اور یورپ میں بھی فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے۔ واشنگٹن میں فلسطینیوں کی حمایت میں اب تک کا دوسرا بڑا مظاہرہ۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں 20 لاکھ افراد سڑکوں پر آ گئے۔ لندن میں مسلسل چوتھے ہفتے احتجاج، مختلف مقامات سے ریلیاں ٹریفالگر اسکوائر پہنچی۔ سویڈن میں فلسطینیوں کی حمایت، مالمو میں شمعیں جلائی گئیں۔ ہیلسنگبوری میں شہید بچوں کا علامتی قبرستان بنا کر مظاہرہ کیا گیا۔ ناروے کے دارالحکومت اوزلو میں بھی شہریوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قطر میں حماس رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی۔ مسئلہ فلسطین پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل فلسطین میں ظلم و ستم کر کے قبلہ اول کو
हैकल में बदलने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। तरक्की के दावेदारों के हाथ मासूम बच्चों और ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं। इस्माइल हानिया ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। हमास रहनुमा खालिद मशल ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर मज़ालिम इंसानी हुकूक़ के दावेदारों के मुँह पर तमाचा हैं। उधर तर्जुमान JUI असलम गौरी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम उम्मा मगरिब के निशाने पर है, हमने हमास को तन्हाई से निकालने की कोशिश की है। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मगरब के निशाने पे है, जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ और फिर उसके बाद इराक और आपके सामने जो पूरे मुस्लिम ममालिक के जो लीबिया हर जगह चलता चलता आखिर में उनका निशाना हमास इस वक्त बनी हुई है और गजा बना हुआ है। ये वो एक बेसिकली मैसेज है, जिस मैसेज को लेके मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ ले गए हैं। वो अपने जाती और निजी दौरे पे गए हैं और उन्होंने वहां जाके उनसे मिले हैं और अपने जो दिल की बातें थी सारी उनके सामने रखी हैं। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने मिस्र में हिलाले अहमर मिस्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर रामी से हेडक्वार्टर काहिरा में मुलाकात की है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फलाही तंजीमों की तरफ से डॉक्टर्स, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि गजा की हर ज़रूरत पूरी करेंगे। पाकिस्तान से हर शोबे के माहिर डॉक्टर्स आने के लिए तैयार हैं। मुलाकात में डॉक्टर रामी ने बताया कि फौरी सीज़ फायर नागुज़ीर है ताकि इंसानी इमदाद अंदर पहुँचाई जा सके। तबाही इतनी बड़े पैमाने पर हुई है कि नाकाबिले बयान है। गजा पहुंचने वाली इमदाद ज़रूरियात के तनासुब से बहुत थोड़ी है। फौरी ज़रूरियात में अद्वियात, खुराक, कंबल शामिल हैं। पाकिस्तानियों का क़िबला अव्वल और फ़लस्तीनियों से नज़रियाती ताल्लुक़ है। हज़ारों शहदा ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का इस्लामाबाद में तूफ़ानुल अक़सा मार्च से खिताब। सरबराह TLP हाफिज़ साद रिजवी ने कहा इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे, अभी यहूदियों से लड़ने का वक्त है। कराची में नर्सिंग स्टूडेंट्स भी इसराइल की जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद में गजा पर इसराइल के हमलों के खिलाफ तूफान अल अक़सा मिलियन मार्च के नाम से रैली का इनेकाद। शुरका से वीडियो खिताब में सरबराह हमास इस्माइल हानिया ने कहा पाकिस्तानियों का फ़लस्तीनियों और क़िबला अव्वल से नजरियाती ताल्लुक़ है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। रैली से खिताब करते हुए सरबराह TLP हाफिज साद रिजवी ने कहा इलेक्शन आएगा तो लड़ेंगे, अभी यहूदियों से लड़ने का वक्त है। फलस्तीन के लिए तमाम मजहबी सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। कराची प्रेस क्लब के सामने नर्सिंग स्टूडेंट्स की जानिब से फलस्तीन में इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत से फलस्तीन जाने की अपील, अपनी फ्री खिदमात देने की पेशकश की। आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हो, आप फलस्तीन पे मुस्तकिल जुल्म कर रहे हो, चारों तरफ से उनके रास्ते बंद किए हुए। कहाँ है मुस्लिम उम्मा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक मुद्दा रखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो फ़लस्तीनी के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपना किरदार अदा करें। हम नर्सेज जो हैं वो फ्रंट लाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आप प्लीज़ बॉर्डर्स को खोलें। एहतजाज करने वालों ने फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे थे। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टीम पर एक बार फिर से स्लो ओवर रेट पर जुर्माना आयद कर दिया गया। पाक न्यूजीलैंड मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर यह जुर्माना किया गया है। ICC के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा वक्त तक 2 ओवर्स कम फेंके। टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया है। वर्ल्ड कप के अहम मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया है। भारत के 327 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका 83 रन पर ढेर हो गई। भारत की इवेंट में मुसलसल 8वीं कामयाबी है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 327 रन का हदफ दिया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 27.1 ओवर्स में 83 रन बनाकर आउट हो गई। यूं भारत 243 रन के बड़े मार्जिन से मैच का फाते रहा। मैच का टॉस भारत ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 326 रन स्कोर किया। विराट कोहली ने सेंचुरी बनाकर रन का अंबार लगा। ओपनर्स रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आए। मुखालिफ बॉलर्स ने ज्यादा देर ठहरने न दिया। रोहित शर्मा को रदाबा ने कैच देने पर मजबूर कर दिया और वो 40 रन पर बाबामा के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन को महाराज ने सिर्फ 23 रन पर बोल्ड कर दिया। शरियाज 77 रन पर मार्करम के हाथों कैच आउट हुए। KL राहुल 8 और सूर्य कुमार यादव 22 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 101 रन और रविंद्र जडेजा 29 रन स्कोर करके नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने मज़ाहमत न कर सका। भारत की जानिब से जडेजा ने 5, मोहम्मद शामी ने 2, कुलदीप यादव ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के जॉनसन 14 रन
रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। वर्ल्ड कप के 37वें मैच में भारत ने यकतरफा मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 243 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। वर्ल्ड कप 2023 में नए रिकॉर्ड बनने लगे। कोहली ने तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। विराट कोहली ने कोलकाता में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अपनी 35वीं सालगिरह के दिन शानदार सेंचुरी स्कोर करके तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया। कोहली की वनडे सेंचुरियों की तादाद 49 हो गई है। उन्होंने ये संगे मील 279वें मैच में अबूर किया है। इससे कबल सचिन तेंदुलकर ने 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरियां स्कोर की थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि भारत आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रडार पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुंच गई। भारत आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रडार पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुँच गई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गैर कानूनी फंड्स की रोकथाम के लिए भारत के रिकॉर्ड्स का चौथा जायजा शुरू करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आलमी कवानीन और FATF रेगुलाइजेशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत को अब FATF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। भारत को रियल एस्टेट इंडस्ट्री, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी में बेज़ाब्तिगियों के अलावा बॉलीवुड और जुए के हवाले से भी FATF के सवालात का सामना होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत पे इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि FATF के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में भारतीय हुकूमत सियासी कारकुनों और अक़लियतों पर जुल्म ढा रही है। FATF भारत को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। और खबर है कि भारत काले धन वालों की जन्नत बन गया है। FATF की टीम कल से भारत में जायजा शुरू कर रही है। इसी पर बात करने के लिए माशी तज्जियाकार कामरान उस्मानी से बात कर लेते हैं। उस्मानी साहब, भारत पूरी तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या समझते हैं कि भारत का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होना नहीं चाहिए? भारत बेसिकली करता है इस तरह है कि जो यूरोप में इलीगल वेपन ट्रेड या फिर ड्रग फाइनेंसिंग या ड्रग जिस तरह सेल किया जाता है या फिर टेररिज्म, इन सारे सिनेरियो से जिस तरह पैसे कमाता है, उस पैसे को भारत में लाकर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। उस पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाकर उसमें मुनाफा कमाकर उस पैसे को जो है वो भारत के मंदिरों में रख दिया जाता है। और इन मंदिरों में किसी तरह का भी रेड करना, एग्जामिन करना, इनको जज करना इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। तो इन पैसों को वहाँ पे डबल ट्रिपल करके महफूज कर दिया जाता है और इसे जब इस्तेमाल करना होता है इसको बाहर निकाल के क्रिप्टो के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। भारत के अंदर बेसिकली जितने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जैसे से RSS है, बजरंग दल है, ये सारे इनके पास फंडिंग कहाँ से आती है? ये सारा पैसा जो है वो खास तौर पे इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। इन बच्चों को पढ़ाया जाता है एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ और देन ये बच्चे जो है वो भारत को लीड कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रॉक्सीज लड़ी, इन्होंने गवादर को जिस तरह डिस्टर्ब किया, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में जिस तरह पैसा बहाया गया, तो बिल्कुल ग्रे लिस्ट में आके इन सारी चीजों को जो है वो। मुआशी तज्जियाकार कामरान उस्मानी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 7,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। वापस जाने वाले अफराद की तादाद 1,82,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ मुल्क गिर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। गिरफ्तार अफराद को वतन भेजने के लिए ट्रांसिट कैंप्स में रखा जा रहा है। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर से मजीद हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन रवाना कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी 7,135 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। पाकिस्तानी जेलों में मौजूद गैर कानूनी तारकीन को भी मुल्क बदर किया जा रहा है। महकमा दाखिला के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों से मजमूई तौर पर 496 गैर कानूनी कैदियों को डिपोर्ट किया गया। कराची में भी गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज हो गयी। गिरफ्तार अफराद को ट्रांसिट कैंप्स मुंतकिल किया जा रहा है। मंडी भाउद्दीन में भी 57 अफराद को पुलिस सिक्योरिटी में तोरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गयी हैं। तालिबान हुकाम ने पाकिस्तान से एक बार फिर गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी के लिए वक्त देने का मुतालबा कर दिया है। अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अकबर ने कहा है कि तालिबान हुकाम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो वो अफ़हाम व तफ़हीम और बातचीत से हल हो सकता है।
पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी, तालिबान हुक्काम का पाकिस्तान से मोहलत देने का मुतालबा। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखवंद ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों की तजलील न की जाए, उनको वापसी के लिए वक्त दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ अपने मुल्क वापस जा सके। मुल्ला हसन अखवंद ने कहा कि अगर आपका तालिबान हुक्काम के साथ कोई मामला या मुश्किल है तो वो अफहाम व तफहीम और बातचीत से हल हो सकता है। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान अफगानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायजा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके। हुकूमतों और ओहदेदारों की पॉलिसी है कि अपने मुल्क को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और हमसायों का ख्याल भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान अपनी मजमूई आमदन को बैरूनी कर्जों के सूद की मद में अदा कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं साथी एंकर अनम जुल्फिकार से। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह शरह सूद। नवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए तखमीना लगाया, लेकिन अब अंदाजे से ज्यादा 8,500 अरब रुपए दरकार है। इसकी वजह शरह सूद में इजाफा है। हुकूमत ने 18% शरह सूद के साथ अदायगियों का तखमीना 7.3 ट्रिलियन रुपए लगाया। शरह सूद 22% होने की वजह से अदायगियों में इजाफा हुआ। पहली समाही में 1400 अरब रुपए की अदायगी की, जो मजमूई विफाकी आमदन के बराबर रही। सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब डॉलर के मंसूबे मंजूर करा लिए गए। 21 तरक्याती मंसूबे मंजूर किए गए हैं। मंसूबे पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस सिंध और बलूचिस्तान के लिए हैं। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि गुज़श्ता साल सैलाब से 3 करोड़ से ज़्यादा शहरी मुतासिर हुए। पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। जनवा कन्वेंशन में पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर्स इमदाद के लिए वादे किए गए। बोल न्यूज़ के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसीअ मौक़े मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिसीज़ के तसलसल को मुस्तकिल बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। SIFC के तहत मईशत की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। कफील अहमद रिपोर्ट करेंगे। बोल न्यूज कराची हेड ऑफिस में हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत बोल डायलॉग से खिताब करते हुए बोल न्यूज के चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती ने कहा कि इस तरह के डायलॉग्स मजीद मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क में SIFC के तहत चीजें आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमने ये सेशन शुरू किया था कि हम इन्वेस्टर्स को पूछें कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के और इन्वेस्टमेंट आए। तो ये पहला सेशन था, मगर हम ऐसे कोई हम 15-20 और करेंगे। डिफरेंट पैनलिस्ट को लाएंगे, डिफरेंट ऑडियंसेस को लाएंगे। हमने SIFC का एजेंडा ले लिया है, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस। उससे कहा है कि उन 4 सेक्टर्स में क्या हो सकता है। कॉलीग हैं SIFC में, वो कहते हैं कि हम बुलडोज करेंगे। सही कर रहे हैं, बुलडोज करें कि पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फोर्स करवाना है, बेनिफिट्स एवरीवन, सबका फ़ायदा है। ऐसे कि बुलडोज करें, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाएं कि और लोग इंकरेज हों और इन्वेस्टर्स भी आएँ। बोल डायलॉग्स में शरीक महाना वेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शमून तारिक ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं, लेकिन पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इशू सिर्फ पाकिस्तान में एक ही है कि यहाँ पे जो हम ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर 2-3 साल के बाद देखते हैं, उसके बाद पॉलिसीज़ रिवर्स हो जाती हैं और हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं। उसकी वजह से कभी भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने पैसे कमिट कर नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे लाके पैसे को स्टक कर देंगे, ग्रोथ भी नहीं आएगी, फिर आप डॉलर्स भी बाहर लेके नहीं जा सकते। सो आई थिंक पैसा आ सकता है पाकिस्तान में, बहुत आसानी से आ सकता है, लेकिन जब तक हम अपनी पॉलिसीज़ को फिक्स नहीं करेंगे और ये हर कुछ अरसे के बाद जो हम चेंज करते जाते हैं अपनी पॉलिसीज़, ये तब तक नहीं फिक्स करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल FDI और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते हुए नजर नहीं आ रही। बोल डायलॉग्स में शरीक I2I वेंचर्स की जनरल पार्टनर एंड को फाउंडर मिसबा नकवी ने कहा कि मुल्क में मौक़े और वसाइल को एक जगह समेटने की जरूरत है। डायलॉग्स में शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल लाजमी होना चाहिए ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ सके। और कराची में पहली बार ऑनलाइन मुकदमा दर्ज। न्यूयॉर्क में मुकीम शहरी कामरान अली ने गाड़ी चोरी होने की FIR दर्ज कराई।
कराची में पहली बार ऑनलाइन FIR दर्ज, न्यूयॉर्क के शहरी ने गाड़ी चोरी का पर्चा कटवा दिया। न्यूयॉर्क में मुकीम शहरी कामरान अली की मुद्दत में शारा फैसल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक गुलशन जमाल में 20 अक्टूबर को घर के बाहर से गाड़ी गायब हुई। रिजवान अशरफ उर्फ झूले लाल ने गाड़ी चुराई और इसे जाली साइन करके 65,000 रुपये में आगे फरोख्त कर दिया। रिजवान अशरफ उर्फ झूले लाल ने 29 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर गाड़ी बेचने से मुतालिक बताया। मुलजिम ने 7,000 रुपये के जाली दस्तावेजात भी तैयार करवाए। SSP इरफान बहादुर ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। कराची की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें एक ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कंप्लेन की अपनी, उस कंप्लेन के ऊपर कानूनी राय ली गई और कानूनी राय लेने के बाद हमने अपने थाने में, शारा फैसल थाने में वो पर्चा दर्ज किया और अब उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। झूले लाल 2 मरतबा मंशियात के मुकदमात में शारा फैसल थाने में गिरफ्तार हो चुका है। मुल्क में मौसम के अपने रंग हैं। बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के शहरों में स्मोग, बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मुल्क भर में मौसम के मुख्तलिफ रंग, कहीं गर्मी, कहीं ठंड, कहीं बारिश की नवीद। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदनवा में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, सरगोधा, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में धुंध और स्मोग। लिया और DG खान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद। खारान, कोयटा, हरनाई, चमन, जियारत, कला अब्दुल्ला, पशीन, जोब, सिब्बी, मस्तूंग और चागी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद। बालाई अजला में सर्दी। वजीरिस्तान, DI खान में बारिश की नवीद। सिंध में मौसम खुश्क। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। लेह मुल्क का ठंडा तरीन इलाका करार। दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान पर कोंगो वायरस हमला ओवर है। सूबाई हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सूबे की सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। कोयटा में कांगो के अमले, मेडिकल अमला भी शिकार होने लगा। दौरान ड्यूटी 3 डॉक्टर्स, 1 कंसल्टेंट और 1 नर्स और 2 पैरामेडिक्स को एयर एम्बुलेंस से कराची मुंतकिल किया गया। डॉक्टर शकरुल्लाह बलोच जाबर ना हो सके। एक हफ्ते के अंदर हमारे 14 से ज्यादा डॉक्टर्स न सिर्फ इन्फेक्ट हुए हैं और सीरियस हो चुके हैं, जिसमें 1 डॉक्टर शहीद भी हो चुके हैं और 3 से 4 डॉक्टर इंतहाई सीरियस हालत में ICU में आगा खान में एडमिट हैं। सूबे में 18 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। कोयटा शेख ज़ैद अस्पताल में 32 बेड्स का वार्ड बनाया गया है। CCHF के कंफर्म मरीज फातिमा जिना इंस्टीट्यूट और BMC रेफर किए जाते हैं। जो कांगो फीवर है बहुत ही खतरनाक मर्ज है, इसको फौरन बाय एयर शिफ्ट किया जाए सब डॉक्टरों को। कराची में हुकूमती नुमाइंदे हुकूमत की वसत से वहाँ पे उनको बेहतर सहूलत और जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाए। बलूचिस्तान से कांगो का पहला केस 1998 में सामने आया। कांगो से सूबे में अब तक 16 अमवात हुई हैं। ये वायरस मवेशियों से इंसानों में मुंतकिल होता है, फिर आबादियों में फैल जाता है। वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह स्लाटर हाउसेज हैं। कैमरामैन राजिक नादर के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। 16 अजला इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। केसेस की मजमूई तादाद 645 तक जा पहुंची है। पेशावर में 157 केसेस के साथ सर फहरिस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के ताबड़तोड़ अमले, केसेस बढ़ने लगे। 16 अजला डेंगू मच्छर के लिए इंतहाई हसास करार। केसेस की मजमूई तादाद 645 तक पहुँच गई। पेशावर 157 केसेस के साथ सर फहरिस्त। स्वाबी 69 और मर्दान 45 मरीजों के साथ बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक कोआट 41, 4 37, बडगराम 36, एबटाबाद 34 और अरीपुर में 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। मालाकंड 28, मानसेरा 25 और लकी मरवत से 24 मरीज सामने आए हैं। माहिरीन का कहना है कि मच्छर मार स्प्रे न होने से डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत को फौरी हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। उधर लाहौर में तजावुज़ात की भरमार है। सड़कें और फुटपाथ गायब हो चुके हैं। ट्रैफिक जाम रहने के बाद स्मॉग में भी इजाफा होने लगा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शौकत अली। वो वादा ही क्या जो वफा हो। बागों के शहर में तजावुज़ात की भरमार। फुटपाथ का दूर तक कोई निशान न रहा। अहम शाहराहों पर पार्किंग स्टैंड और बस अड्डे। ट्रैफिक जुओं की तरह रेंगने लगी। लाहौर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट मिशन अधूरा। पैदल चलने वाले शदीद परेशान,
कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ। कुछ ड्यूटी लगाएं यहाँ पे पुलिस वालों की या किसी की, जो रेडियाँ ना खड़ी हो, ना ट्रैफिक जाम हो, तो मसला ना हो। ये सब ऑपरेशन हो गया ना, 2 घंटे बाद आ जाइएगा, देख लीजिएगा, फिर उसी तरह सारा कुछ होगा। ये तो एक दहशत फैलाई हुई है, या अगर कोई रेट रूट बढ़ाने हैं करना है तो कर लें। एक जो से रेडी का होता है 1000 रुपये होता है जुर्माना एक सामान का, उसके हिसाब से जितना बनेगा उस हिसाब से हमें पैसे देने पड़ेंगे। जोनल ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तनवीर बलोच ने मसाइल पर सवालात का जवाब देते हुए कहा, मारूफ सड़कों पर रोजाना ऑपरेशन हो रहे हैं। तजाविजात का खात्मा दुकानदारों के ताउन से ही मुमकिन है। जो गवर्नमेंट का हदायत है कि दुकानदारी दुकान के अंदर, और ये चीज लोगों को बावर करवानी है कि आप लोग जो कारोबार है वो शटर के अंदर हो। और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को और अंजुमन ताजरान को हमारा साथ देना पड़ेगा, वो हमारे साथ हों ताकि ये जो इंक्रोचमेंट है हमेशा के लिए खत्म की जा सके। लाहौर शहर के अलावा वंडाला रोड, शाहदरा, हाजी कैंप, शाह आलम मार्केट, अनारकली, भाटी चौक वगैरह कानूनी अड्डों और तजाविजात में पहले नंबर पर हैं। स्मोक से मुतासरा भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वर्ल्ड कप मैचेस खतरे में पड़ गए हैं। नई दिल्ली आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है और स्मोक की वजह से टीमों को शदीद दुश्वारी का सामना है। 6 नवंबर को दिल्ली में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच शेड्यूल्ड है। आईसीसी ने भी दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी का जायजा लेना शुरू कर दिया है। और गुर्दों के मरीजों के लिए बड़ी खबर, सऊदी अरब में घर पर डायलिसिस के लिए जदीद तरीन मशीन मुतारिफ करा दी गई है। कंपनी को मशीन की खरीदारी के लिए 95 दरखास्तें मिल चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक जो मरीज मजबूरी की वजह से घरों से नहीं निकल सकते, उनके लिए नई मशीन मिसाली साबित होगी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।